बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग। आज का हमारा एपिसोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर लाइट डालेगा और वो है एक मुसलमान का एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना, हलाल रोज़ी कमाना, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, एक मुसलमान की आज के ज़माने में क्या चैलेंजेस हैं जिसकी बिना पर वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक मुसलमान होते हुए उन ऑब्लिगेशंस को निभा सकता है और अपने आप को हराम और ऐसे कामों से बचा सकता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की तरफ ले जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है आज हमारे गेस्ट हैं राजा ज़ियाउल हक हु इज़ है फ्रॉम इस्लामाबाद, हु इज़ द CEO ऑफ यूथ क्लब, और उनके साथ हैं हसन अहमद जो कि एक स्टूडेंट हैं और दावा फील्ड में बहुत एक्टिव हैं, और उनके बराबर बैठे हैं अदील हनीफ जो कि साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और एजुकेशनल सिस्टम से भी इनका बहुत ताल्लुक़ रह चुका है और ख़ुद भी एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मेंशन किया, आज का हमारा टॉपिक है एक मुसलमान जिसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी कमाऊं और एनवायरनमेंट में काम करूं जहां पे मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की तरफ ना ले जाया जाए। और ये चैलेंज एक मुसलमान के लिए बहुत ही टफ़ है आजकल के ज़माने में, बिकॉज़ हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में किस तरह से इंटरमिंगलिंग हो रही है, किस तरह से लोग हराम और हलाल की कोई फ़र्क नहीं समझ रहे और लोगों में बिल्कुल अपनी ऑब्लिगेशंस कि किस तरह से ख़यानत हो रही है, झूठ हो रहा है, किस तरह से लोगों में चोरी हो रही है, लोग अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं करते, और इसी तरह से हमारी एनवायरनमेंट बिल्कुल एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ जा रही है जहां पे बुराई को बुराई नहीं समझा जाता। एक मुसलमान के लिए ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे टाइम में जहां बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो गया है हलाल रोज़ी कमाना, वो क्या तरीका अपना सकता है और किस तरह से इसके साथ कोप अप कर सकता है? राजा भाई, आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजी भाई, अगेन एज ऑलवेज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं आपके इस सवाल को क्योंकि आपने कहा ना कि एक मुसलमान कैसे रोज़ी कमा सकता है, तो मैं सबसे पहले तो इस बात पे आऊँगा कि मुसलमान के अंदर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वलैसा ज़कर कल उनसा, द मेल इज़ नॉट लाइक द फीमेल। सो पहली बात तो ये कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट। आई थिंक वी ऑल अग्री टू दैट, राइट? मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट एंड वी आर डिफरेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। हम लोग फिज़िकली डिफरेंट हैं, बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं, इमोशनली डिफरेंट हैं, साइकोलॉजिकली डिफरेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग डिफरेंट हैं। तो चूँकि मेल एंड फीमेल डिफरेंट हैं, उनके रोल्स भी इस्लामिकली स्पीकिंग डिफरेंट हैं। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फॉर एग्जांपल मर्द को कवाम बनाया घर के अंदर, और औरत जो है उसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो एज अ होम मेकर है। इसका ये मतलब नहीं है कि औरत काम नहीं कर सकती है, शी इज़ अलाउड टू वर्क इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न अ लाइवलीहुड वो इट फॉल्स अपॉन द मैन, ताकि वो अपने, क्योंकि वो जो कुछ भी कमाता है उसके ऊपर लाजिम है कि उसने अपनी फैमिली पे स्पेंड करना है, लाजिम है। यानी अगर वो नहीं करेगा तो ही बिकम सिंफुल फॉर दैट। लेकिन एक औरत जो है अगर वो कुछ भी कमाती है तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो अपने फैमिली पे स्पेंड करे, वो चाहे खुद ही अपने पैसे इस्तेमाल कर ले, इसमें कोई इशू नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि मेल्स के लिए जो नौकरी का यानी हुसूल है या इख्तियार करना ये कंपलसरी है, उन्होंने कोई ना कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है, बिकॉज दे आर द ब्रेड अर्नर्स। वुमेन के लिए थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है। इसमें मैं एक छोटी सी हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहाँ पे आपने फरमाया अबाउट द पीपल और द वुमेन हु विल बी द लीडर्स ऑफ द वुमेन ऑफ पैराडाइज। 4 ख़वातीन का जिक्र किया, उनमें हज़रत आसिया हैं, हज़रत मरियम है, हज़रत खदीजा है, हज़रत फ़ातिमा है रज़ियल्लाहु अन्हा अजमईन। ये उन्होंने 4 औरतों का जिक्र किया जो कि लीडर्स होंगी। इनका मैं तज़किरा क्यों कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, बिकॉज जो जिस वजह से वो लीडर्स बनी वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि दे वर होम मेकर्स। हज़रत आसिया जो थी, शी वॉज मैरिड टू फ़िरौन, द वर्स्ट हस्बैंड इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी इस फ़िरौन से ज़्यादा बदतरीन हस्बैंड मेरा नहीं ख्याल इन सारी तारीख में हो सकता है, जो कि बच्चों को कत्ल कर रहा है। यानी आप सोचें कि कोई भी खातून अगर ये कहेंगे मेरा हस्बैंड बहुत बुरा है, आई एम श्योर वो बच्चों को कत्ल नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्या कहा, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, या अल्लाह मैं यानी इसके साथ आई पुट अप विद हिम, लेकिन मुझे तू जन्नत में अपने करीब घर दे दे। और उस एनवायरनमेंट में भी मूसा अलैहिस्सलाम को पाला। हज़रत मरियम की अगर आप एग्जांपल देखें तो इवन बीइंग अ सिंगल पेरेंट उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पाला। हज़रत खदीजा जो है शी वाज यानी अ बिग सपोर्ट फॉर द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी फैमिली को कैसे ख्याल रखा, पहले वो बिज़नेस किया करती थी लेकिन शादी के बाद वो भी सब कुछ छूट गया और उन्होंने अपनी फैमिली को रेज़ किया। और फिर इसी तरह हज़रत फ़ातिमा के बारे में आता है कि जो कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु
अन्हुम से जो है ना उनकी मतलब शादी भी हुई थी, नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि बेटी भी हैं, वहाँ पे भी सपोर्ट कर रही हैं, हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही हैं, और इतनी मेहनत करती थी घर के अंदर कि आपके जो है वो हाथ जो है वो फट जाया करते थे। और जब वो आप सल्लम के पास गए कि जी आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, मुझे भी अगर आप एक दे दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तस्बीह देकर भेज दिया कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तुम इतनी मरतबा पढ़ा करो। सो आप देखें कि वुमेन का एक ख़ास फंक्शन है, मर्दों का एक ख़ास फंक्शन है, लेकिन अगर औरतें काम करना चाहें तो शरीयत में इजाज़त है, लेकिन उसकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, उसकी भी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ कि जब भी हम जॉब की बात करते हैं या वर्क एनवायरनमेंट की या वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम मेल फीमेल फंक्शंस को अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद ये डिस्कशन आगे चल सकती है। अच्छा, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आज का हमारा टॉपिक है, हमें समझना है कि किस तरह से एक हलाल कमाई करने वाला और एक वर्किंग एनवायरनमेंट के, बिकॉज हमें इवेंचुअली वी हैव टू अर्न, वी हैव टू सपोर्ट फैमिली, वी हैव टू गो आउट एंड फेस दीज चैलेंजेस। हमें ये जो चैलेंजेस आते हैं, स्पेशल वेदर इट बी मेल और यदि फीमेल, ये चैलेंजेस जो हमें आते हैं, हम इसको किस तरह से कोप अप कर सकते हैं, हमारे पास क्या ज़रा हैं, इस्लाम हमें किस तरह से हमें वो ग्राउंड्स देता है कि हम जो है अपने इन माश के बारे में भी काम कर सकें, और इस तरह से जो एनवायरनमेंट में एक नॉर्मल मुसलमान की हैसियत से एक नॉर्मल सिटीज़न के तौर पर भी एक ज़िंदगी गुजार सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि वो किस तरह से काम करें। एक यूथ के लिए एक सूटेबल जॉब ढूंढना, एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना, लेकिन हम ये बात समझें पहले कि हम यहाँ पे जो टॉपिक रेज़ कर रहे हैं, हमारा कंसर्न उनके लिए ये इशू को रिलेट करना है जो हलाल और हराम की तमीज़ का ख्याल रखते हैं, जो इन चैलेंजेस के साथ कि वहाँ पे वो इस्लाम को फॉलो करें और ऐसी किसी झूठ में ना पड़ें। लाइक फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ मार्केटिंग फील्ड रिक्वायर्स यू टू लाई, अ लॉट ऑफ थिंग दैट आर इन्वॉल्व्ड which makes a person come to certain terms which are not considered normal in those working environments. तो हमारा आज का जो बेसिक एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है डिस्कशन के लिए, एंड द ऑब्जेक्टिव दैट वी ट्राई टू हैव इज़ टू रेज एन इशू, कि हम उस बारे में कंसर्न रेज करें कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को जो दीन को फॉलो करना चाहता है, वो किस तरह से एक सूटेबल इन्वायरमेंट में काम करेगा और अपने वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करेगा। लोग बिल्कुल ही पैसे कमाने की दौड़ में लग गए, बट एट द सेम टाइम जिसके लिए पैसे कमा रहे हैं, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी जो फैमिली है, उनके पास टाइम नहीं होता। एंड वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसी हो गई है। वर्किंग एनवायरनमेंट में किस तरह से एक मुसलमान अपने आप को कोप अप कर सकता है, मेरा सवाल ये है कि, और फैमिली के साथ बैलेंस क्रिएट कर सकता है। वजी भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है इन डिफरेंट कॉर्पोरेशंस, वो ये रहा है कि आपके पास एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स जो होता है वो होता है जो कि ऑफिस में इसलिए बैठा होता है क्योंकि उसको घर पे टाइम नहीं स्पेंड करना होता। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एक वर्कोहॉलिक्स का कल्चर बन गया। लोगों को काम करने में इतना मज़ा आ रहा होता है कि वो काम छोड़ना नहीं चाहते। उनको काम में सुकून मिल रहा होता है कि एटलीस्ट इट डिस्ट्रैक्ट्स देम अवे फ्रॉम देयर लाइफ, तो दे वांट टू कीप ऑन वर्किंग एंड जस्ट उसके अंदर उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए ये मैटर करता है कि वो अपना टाइम किल करते रहें। इसलिए अक्सर लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि वो शाम तक 6 बजे तक बैठे रहेंगे, उसके बाद उनका काम खुलेगा, वो कहेंगे यार अब हम काम अपना शुरू करेंगे, अब ज़रा चाय मंगाओ, अब ज़रा समोसे मंगाओ। बट हसन, तो एवरीबडी डजंट लाइक वर्किंग लेट आवर्स। हमारा एक कल्चर बन गया है। अब मेजॉरिटी तो लोग के लिखे उनके फेसबुक स्टार्ट हो गया, ओह मंडे अगेन, तो एवरीबडी डजंट एंजॉय। भाई, आई पर्सनली फील कि ज़्यादातर जॉब्स हैं, मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर जॉब्स अगर आप अपने टाइम पे आते हैं और प्रोडक्टिवली दिन में काम करते हैं, आप दिन के टाइम पे अपना काम रैप अप कर सकते हैं। लोग काम नहीं करते। एक्चुअली जो चीज़ समझने की वो ये कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते, वो टाइम पास कर रहे होते हैं, मतलब जॉब पे जाते हैं। और रोज़ी हलाल करने की जब हम बात करते हैं तो पहले आप एनवायरनमेंट की क्या बात करें, इंसान खुद को तो देखे, बैठ के फेसबुक पे लगे हुए हैं, टाइम पास हो रहा है, जाके कभी एक बंदे के पास बैठे, कभी दूसरे बंदे के पास बैठे, गप्पे मार लिए, फिर फ़ोन कर लिया घर पे। उसके बाद शाम में जब याद आता है कि अच्छा यार वो बॉस को काम देना था, तब बैठ के काम कर रहे होते हैं। कि कैसी कंपनीज में काम करते हैं लोग। प्रोफेशनल कंपनीज में तो बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह से करना। प्रोफेशनल कंपनीज में यही आई डू अंडरस्टैंड, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत होता है। नहीं, इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट सेक्टर्स, आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जिसके अंदर लोग बैठ के यही कर रहे होते हैं एग्जैक्टली। क्योंकि आप मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप प्रोफेशनल कंपनी में बैठे या अनप्रोफेशनल कंपनी में। द आर्ट ऑफ शोइंग योरसेल्फ as a very busy person, बिल्कुल बैठ के आप, but you would be just changing the टैब चेंज हो रहा होता है, आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे या इधर से उठा के रख रहे होंगे, एंड यू वुड बी वरीड अबाउट कि बॉस को भी मुझे काम ना दे। बट द पॉइंट इज हमें वर्क एथिक्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और ये हमारे टॉपिक का डिस्कशन है। एक्चुअली हो ये रहा है कि देखें हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जॉब मार्केट इज श्रिंकिंग, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम।
ठीक है, एजुकेशन, पीपल आर गेटिंग एजुकेशन, दे कम इनटू द जॉब मार्केट एंड दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। यू नो, खासतौर पे ये लोग जो कि MBA कर रहे होते हैं या ACCA कर रहे होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं, इनका एक बड़ा सेट माइंडसेट होता है कि मैंने आना और मैंने CEO बन जाना है। सही। जो कि होता नहीं है। तो जब उनसे कहा जाता है कि आप ग्रास रूट पे स्टार्ट करें, तो वो जो सैलरी उनको मिल रही होती है ना, वो उसको हजम नहीं कर पा रहे होते हैं कि यार हम तो क्या ख्वाब देख के आ रहे थे और अब हम ये काम करें। सही। तो उसमें क्या होने लगता है कि वो अपने दिमाग में रैशनलाइज करने लग जाते हैं सही। कि यार हम जो अगर काहिली कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी हमें पैसे नहीं दे रही। यू नो, हर चीज़ जो है वो जो हम ब्लेम गेम की बात करते हैं, अक्सर लोगों का मिजाज ये होता है कि ब्लेम, हर किसी पे ब्लेम, कि फला बंदा जो है उसको देख लो वो तो काम ही नहीं कर रहा, अपने बॉस को बैठ के ब्लेम करना कि वो क्या काम करता है, उनको क्या पता। यू नो, एक मायोपिक विजन के साथ बैठना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कोई मतलब खुद को कभी भी नहीं देखना, अपने काम की प्रोडक्टिविटी नहीं देखना, दुनिया भर के बहाने तलाश कर लेना कि चाय वाला चाय टाइम पे सर्व नहीं करता इसलिए मैं काम नहीं कर पाता। लगता है आपको अपनी एम्प्लॉय से बहुत शिकायत है। I'd rather not comment on this. ओके अदील, किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस किया जा सकता है और किस तरह से हम इस चैलेंजेस को बेसिकली कोप अप कर सकते हैं कि फैमिली को भी टाइम दें और काम भी करें, और किस तरह से ये डिसबैलेंस जो क्रिएट हो गया, किन वजूहात की बिना पे हम ये देखते हैं इसका रिजल्ट? अगर हम वजूहात को एनालाइज करें तो आई वोंट से कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी मल्टी फैसेटेड थिंग। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अभी तक जो बात हुई है, बिफोर कमिंग टू दैट, वन एलिमेंट आई फील जो आप जो बात कर रहे हैं उसमें इज़ अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन जनरल हमारी सोसाइटी इज़ फोकस्ड ऑन द राइट्स कि मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, यू नो, एंड वी हैव फॉरगॉटन कि मेरी ये जिम्मेदारी भी है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई लर्निंग्स जो मुझे एक टीचर ने दी थी, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। हम सारे इस चीज़ पे फोकस है कि मुझे मेरे राइट्स मिले, एंड बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग माई राइट्स तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही पूरी ना करूँ। इन्होंने जो बात की वो फेसबुक पे बैठा है और उनके रीजंस ये होते हैं, बॉस टाइम पे नहीं आते, ये मसले हैं, जैसे चाय वाले का इशू है, खाने का इशू है, AC का इशू है, लाइटिंग का इशू है, एंड वी फॉरगेट दैट वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तक सारे अपनी राइट्स मांगते रहेंगे उनको नहीं मिलेगा, बट द मोमेंट वी रियलाइज हम सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना शुरू कर दें, हर किसी को उसका राइट मिलता रहेगा। वर्क लाइफ हो चाहे फैमिली लाइफ हो, हर जगह पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड वंस यू डिफाइन दैट तो फिर चीज़ें आसान होती है। वंस यू रियलाइज़ कि मेरी घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी ऑफिस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड देन यू कैन अप्रोच सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस। और उसमें भी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं होगी। अगेन जो अभी कुछ बात हुई कि यस, ओके, आई विल जस्ट कंटिन्यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, एंड दिस इज व्हाट योर पॉइंट विद आप हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसका बैलेंस बेसिकली एक्वायर करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ में उसको बैलेंस करना है। हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और हम ब्रेक में आने के बाद अदील से पूछेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को बेहतर तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। सो वील बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले अदील हमें बता रहे थे किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जा सकती हैं, और आप ही हैं जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। जी अदील। इसमें आई थिंक एक और चीज़ तो बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है, दैट इज़ योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल कितना अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर हम थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो नमाजें हैं, फ़र्ज़ नमाजें, वाई, क्यों, इट सीम्स लाइक अ रैंडम पैटर्न, राइट, कि एक सुबह है, फिर एक इतनी देर बाद है, फिर देन छोटा सा ब्रेक है, एंड देन, बट अगर हम इसमें देखें तो इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ कि आप अपने डे को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, आई फील वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस इज दैट पीपल वो कमिटमेंट्स भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बातें भी कर लेंगे, बट बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आप अगर एक जगह पे टाइम पे पहुंचेंगे नहीं तो उसका मतलब है आप टाइम पे निकल भी नहीं सकेंगे। जब आप एक जगह पे टाइम पे नहीं निकलेंगे तो उसका मतलब है ऑटोमेटिकली आप दूसरी जगह से लेट हो रहे होंगे। इसी तरह जब आप
अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्लीपिंग पैटर्न्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सुबह लेट उठ रहे हैं, ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं, देन ऑब्वियसली जब जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी तो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू स्टे लेट ताकि काम तो पूरा हो, एंड देन जब आप लेट पहुंचेंगे वो सारी फ्रस्ट्रेशन भी बिल्डअप हो रही होगी, देन व्हेन यू विल रीच होम वो फ्रस्ट्रेशन घर पे भी निकलेगी, देन फैमिली मैटर्स में भी प्रॉब्लम्स आएगी, एंड देन पीपल वुड वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली एज वेल कि यार घर जाके वही तो सुननी है, यही तो मसाइल हैं, फिर लेट आ गए एंड स्टफ लाइक दैट। देन अगेन फिर वो प्रॉब्लम जो एक स्पायरल है वो कंटिन्यू होता रहता है, एंड इट बिल्ड्स अप टू दैट एक्सटेंट कि कहीं ना कहीं जाके उसका जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमें सोसाइटी में दिखता ही दिखता है। अच्छा अदील, एक तो चीज़ है बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर कोई इंसान प्रोफेशनल एटीट्यूड रखता हो, वो अपनी खाली प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि लोग समझते हैं कि मेरा जो एटीट्यूड है सारा जो है काम की तरफ है, कि मैं हर वक्त काम की बात कर रहा हूँ एंड मैं उसको उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर लगा हुआ हूँ, इवन फैमिली के साथ बैठा हुआ। दिस इज़ नॉट व्हाट प्रोफेशनलिज्म ऑल अबाउट। आप किस तरह से अपने काम को प्रोडक्टिव तौर पे करते हैं, उसको उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं, अपनी हेल्थ को बैलेंस करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बैलेंस करते हैं। दिस इज़ व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज़ ओवरऑल अबाउट। एट द सेम टाइम आप कितने खुद प्रोडक्टिव हैं। ट्रू। आप सिर्फ वर्क की बात कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, दैट इज़ नॉट व्हाट प्रोफेशनलिज्म ऑल अबाउट। बट द पॉइंट इज़ कि आप कितने काम को प्रोडक्टिवली करते हैं। हमारे पास ये है कि अगर आप लेट आवर्स में बैठ रहे हैं तो आप बहुत काम कर रहे हैं। ऑल्दो इंटरनेशनली ये बहुत अनप्रोडक्टिव एटीट्यूड देखा जाता है कि आप अपने टाइम पे काम ही नहीं कर रहे, बट समहाउ ये हमारे पास एक कल्चर डेवलप हो गया है कि लोग रात के 10 बजे आ रहे हैं, ओह एंड यू नो इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ क्लीशे थिंग, आई वाज इन द मीटिंग, यू नो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही, आई एम सो बिजी एट वर्क, इतना काम हो गया है। इट्स मोर ऑफ लाइक अ सोशल यू नो एक स्टेटमेंट भी बन गई है। I'd like to add to this कि होता ये है कि आप जो है ना ये सोशल स्टेटमेंट करते करते आप इतना ज़्यादा झूठ बोल देते हैं हर किसी को कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम हुआ है, कि यू स्टार्ट टू बिलीव दैट and you get fatigued from your own lies, you know। एक्चुअली वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि आप समझते हैं यार वाकईतन मैं कुछ कर रहा हूँ। सही। वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है राजा भाई, एंड द पॉइंट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस में खाली फैमिली ही का एस्पेक्ट नहीं है, बाकी रिलेटिव्स भी हैं, हेल्थ भी है, ईटिंग हैबिट्स भी हैं। किस तरह से एक आदमी काम करते हुए अपनी इन चीज़ों को बैलेंस करेगा और कितनी ये चीज़ों की अहमियत है। जी वजी भाई, असल में हमारा दीन जो हमें सिखाता है वो तो हर चीज़ का हक है ना। जैसे अभी बात हो रही थी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हमारे जिस्म का भी हमारे पे हक है और इसी तरह से हमारी फैमिली का भी हमारे पे हक है, और दीगर इस तरह के डिफरेंट राइट्स हैं जो हमने फुलफ़िल करने होते हैं। तो एक मुसलमान के लिए ये हो नहीं सकता कि वो अपने आप को किसी एक या दूसरे एस्पेक्ट के अंदर यानी फ़ेल करना शुरू कर दे। अगर वो कर रहा है तो फिर वो एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो बॉडी के भी अपने राइट्स हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स, आपकी एक्सरसाइज, आप क्या चीज़ें खा रहे हो, कितना खा रहे हो, यानी इसके बारे में भी अहादीस मिलती हैं कि हाउ मच यू शुड ईट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। एक जो एस्पेक्ट मुझे लगता है कि जिसमें हम लोग थोड़ा सा हद से तजावुज़ कर जाते हैं वो है ऑफिस के अंदर जो इंटरजेंडर रिलेशनशिप्स हैं या इंटरजेंडर कोई भी इंटरेक्शन होती है, उसमें भी मेरा ख्याल है वहाँ पे भी हम हकूक़ अक्सर ट्रैम्पल कर जाते हैं। बिकॉज लेट्स फेस रियलिटी नाउ, बिकॉज अब हम लोग एक कोई आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे ऑफिस में कॉलीग्स जो हैं वो मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं। और एक ये जो मुझे एक FAQ जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आई गेट ऑल द टाइम, इसके कहाँ तक बात करनी चाहिए, कहाँ तक मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब क्या बात मैं कह रहा हूँ कि अब मैं लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ, एंड वेयर डू यू एक्चुअली ड्रॉ दैट फाइन लाइन। सो मैं सारे मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ PPL फॉर्मूला। PPL फार्मूला इंटरजेंडर रिलेशनशिप्स के लिए PPL फार्मूला याद रखें। पहला P जो है इट मीन्स कि जो भी आपका इंटरजेंडर इंटरेक्शन होगा वो पर्पसफुल होगा, किसी मकसद के तहत बात होगी। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन मीटिंग और एन अपॉइंटमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल मर्द औरत के बात करना हराम है और ऐसे वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, इजाज़त है। मतलब ख़वातीन बाज़ारों में जाती हैं या ऑफ कोर्स पर्पस होता है, दुकान में जाती हैं, दुकानदार से पूछती हैं मैंने ये कपड़ा परचेस करना है, वो उनको बताता है, वो कहती हैं डील करती हैं एंड सो ऑन। लाइक वाइज ऑफिस में भी कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती है अबाउट अ प्रोजेक्ट असाइनमेंट, नो प्रॉब्लम, इंशाअल्लाह ताला पर्पस के ऊपर बात हो सकती है। तो दैट्स द फर्स्ट वन। हाँ, बगैर पर्पस के गपशप कि और सुनाइए मौसम का हाल कैसा है, भाई जितने बादल आपके सर पे गरज रहे हैं उतने उनके सर पे भी गरज रहे हैं। वो भी तो पर्पस ही है ना, कोई और पर्पस है, लेकिन मीनिंगफुल पर्पस ये थोड़ा सा डिविएंट पर्पस है। तो पहली बात ये इट हैज़ टू बी पर्पसफुल कम्युनिकेशन। नंबर 2 द सेकंड P इज इट हैज़ टू बी पब्लिक, यानी कभी भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्राइवेट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात हो रही है मर्द औरत के बीच में तो पब्लिक सेटिंग में हो जहाँ पे और लोग भी शामिल हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी 2 नॉन महरम एक साथ होते हैं तो उनके बीच में एक
तीसरा भी होता है, और वो तीसरा कौन होता है? वो शैतान होता है। अच्छा रियाज भाई, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने को चाहूँगा आपकी बात को ऐड करने के लिए, दैट प्राइवेट चैट कम्स इन दैट कैटेगरी। प्राइवेट चैट कम्स इन दैट कैटेगरी। इट्स नॉट जस्ट कि आप फिजिकली आपस में रह रहे हो, प्राइवेट चैट आप जब करेंगे तो यहाँ पे भी शैतान आपको इंस्टिगेट करता है कि आप आपस में जो हद से तजावज़ कर जाते हैं, और बहुत बड़ों से ये चीज़ की गलती होती है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है हमें। जी आगे बोलिए। तो पहली चीज़ होगी, इट हैज़ टू बी पर्पसफुल। नंबर 2, इट हैज़ टू बी पब्लिक। और पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि आप उनको फॉर एग्जांपल कोई आपके कॉलीग हैं, उन्होंने कहें जी आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, लेकिन आप प्लीज़ कमरे में आ जाइए और दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा प्लीज़। ऐसे नहीं है, जो भी है, बल्कि रादर यू शुड बी सेइंग प्लीज़ अंदर आ जाए, लेकिन दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि जो भी कोई गुजर रहे लोग उनको आवाज़ आ रही हो और मैं बिल्कुल क्लियरली बात कर रहा हूँ। और ये हमें पता है, हमारे नौजवानों को भी ये जो है ना बात पता है कि जब कभी हमें पता होता है ना कि हमारी सोच गलत है, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं अम्मी अबू प्लीज़ मुझे ज़रा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मैं ज़रा ये कॉल अटेंड कर लूँ। अगर इतनी ही बात मसला नहीं था तो यानी अब्बू के सामने बात करने में क्या मसला है, हम कर सकते थे। लेकिन हम जब एक्सक्यूज़ करते हैं तो हमें दिल में पहले ही वो बात खटक रही होती है। और आखिरी चीज़ ये है कि इट हैज़ टू बी लिमिटेड, यानी अगर एक मीटिंग से मसला हल हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक मीटिंग की, ओके फ़ाइन, कोई इवेंट था, कोई एक्टिविटी थी, कोई प्रोडक्ट था, उसको डिस्कस कर लिया। अब आपने कहा चलें ये तो मीटिंग हो गई, क्या ख्याल है शाम को दोबारा ना मिले एक कप चाय के ऊपर। तो ये जो है अब आप लिमिटेड मीटिंग को आपने अनलिमिटेड या अनकंडीशनल बना दिया हो कि अब तो हम रैंडमली मिलते रहा करेंगे, क्योंकि अब ये डब्बा खोल जो दिया हम लोगों ने। तो प्लीज़ अगर हम इन 3 चीज़ों का हम लोग ख्याल रख लें तो इंशाल्लाह हमारी जो जेंडर कम्युनिकेशन है ऑफिस के अंदर वो स्मूथ आउट हो जाएगी, और ये जो डिफरेंट केसेस यानी अल्लाह माफ़ करे जो हरासमेंट और इस तरह के आते रहते हैं, इंशाल्लाह हम बहुत सारों को अवॉइड कर लेंगे इंशाल्लाह। हसन, द केस ऑफ हरासमेंट, ऑफ कोर्स हमारे पास ये कल्चर डेवलप हो गया दैट इट्स मोर ऑफ लाइक नॉट अ नीड। I'm not talking about the general issue, but कुछ लोगों के लिए, but it's also a fashion statement that you work in a certain corporation where the environment is good, the pay scale is good, अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, अच्छे environment भी मिल रहा है, बट वहाँ पे कुछ अनएथिकल चीज़ें ज़रूर होती हैं जिस पे इंसान जो है डिस्टर्ब होता है, बट ड्यू टू द वर्क एसोसिएशन उसके ऊपर काम नहीं करता। जैसे राजा भाई ने बोला द इशू ऑफ हरासमेंट, डू somebody need to voice their problem out to people? I'm specifically talking about both genders, कि क्या उनको किस तरह से उस पर एक रवैया इख्तियार करना चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें एड्रेस करना भी चाहिए, और ये कि हमें मानना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई एक्सप्लॉयटेशन, किसी तरह की चीज़, कोई एक्सपीरियंस है जो आप स्टोरी जानते हैं किसी की जो शेयर किया हो, और किस तरह से उन्होंने हैंडल किया हो, जो हमारे ऑडियंस के लिए एक आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल बन सकती है फॉर अ सोल्यूशन? देखिए, जनरली स्पीकिंग जो एक पॉजिटिव चीज़ हुई है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वो ये है कि कंपनीज हैव रियली स्टार्टेड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स। और एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स के एम्बिट में ये चीज़ आ जाती है कि इंश्योर कराए कि देयर इज़ दिस हार्मनी बिटवीन ऑल द एम्प्लॉयज़, और इस तरह के केसेस जो हैं वो ना हो। अगर होते हैं तो उसको किस तरह डील करना है, उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है, क्या एक्शन लेना है डिसिप्लिनरी तौर पे। क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम तक ये कॉर्पोरेशंस के अंदर एक रियलिटी थी कि एचआर वाज एन इग्नोर्ड फंक्शन, या उसकी डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं होता था। तो अक्सर ऐसा होता था कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में मतलब कोई लेट्स से एक साहब इंजीनियरिंग करते हैं, उनको कोई और जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कहा चलो यार एचआर में घुस जाते हैं क्योंकि जॉब ओपन थी वहाँ पे। इस तरह का बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो वो एक प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट नहीं बन रहा था जो अपना रोल प्ले कर सके। अभी जो है वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है कॉर्पोरेशंस के अंदर कि प्रोफेशनल कंपनीज तो उस पर फोकस कर ही रही हैं, बल्कि अदर कंपनीज भी, इवन लोकल आपकी जो कंपनीज हैं वो भी इस तरफ काम कर रही हैं कि वो एचआर कंसल्टेंट्स अब हायर कर रही हैं और कह रही हैं यार लेट्स लुक इनटू दिस, हाउ कैन वी रिवैम्प दिस एंड इंश्योर कि ये चीज़ ना हो रही हो। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि हम जिस दौर में इस वक्त पे रह रहे हैं, इस वक्त पे हरासमेंट आज से कुछ साल पहले हरासमेंट के केसेस होते थे उसको दबा देने जाने का कल्चर था कि दबा दो, साइड पे कर दो, खामोश कर दो। एंड ऑफन ये भी सुनने को मिलता है कि विक्टिम को ही फारिग कर दिया कि ज़्यादा मुँह ना खोले, ऑर्गेनाइजेशन पे बात ना है। यहाँ पे हम बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, बट थोड़ी सी ब्रेक के बाद। सो मीट यू आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हसन बात कर रहे थे वर्क एनवायरनमेंट में हरासमेंट की, जो कि बहुत ही सीरियस इशू है। देयर आर सो मैनी फीमेल्स एंड देयर आर सो मैनी पीपल
we cannot say that the males do not have to go through this, but it's usually the case of females that वो अपनी मजबूरी की वजह से कभी काम कर रही होती हैं, बट उनका इस बात पे फ़ायदा उठाया जाता है, एंड यूजुअली इट्स द हायर डिपार्टमेंट टाइम्स जो इस चीज़ को मिसयूज़ करता है. हाउ डू फीमेल्स नीड टू cope up with this and be able to not allow it to happen with them? I personally feel कि it's very important कि देखें हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है. बिकॉज अगर लेट्स से कि आप जैसे बात करें अगर हायर मैनेजमेंट ही उस चीज़ में इन्वॉल्व है तो फिर कभी कभार ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता. तो वो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको मे बी यू नीड टू लुक आउटसाइड कि क्या आप किसी लॉयर को एंगेज करें या आप किसी पुलिस की तरफ जाएं. एंड देयर आर डेफिनेटली सम वेरी गुड NGOs आउट देयर हु आर नाउ हेल्पिंग आउट यू नो एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू सच वुमेन कि ठीक है कम टू अस, वी विल प्रोवाइड यू विद लीगल सपोर्ट, वी विल टेल यू हाउ टू यू नो हैंडल दिस केस. The point is they need to voice it out. उसके बारे में बोलें, खामोश ना रहे. So many people get quiet about it. बिल्कुल. और वॉइस आउट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेशन की रेपुटेशन जो है ना फ्रॉम अ कमर्शियल परस्पेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. तो दे आर एक्चुअली फोर्स्ड इनटू टेकिंग एक्शन बिकॉज ऑफ दैट. And now you can put it on social media if you have addressed it in a very proper manner. और आपने देखा है कि अगर वो लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे and they're not taking it seriously, the social media is there and automatically the news spreads like wildfire and automatically वो चीज़ में वो पढ़ते हैं. इसमें I would like to intervene, sorry. जो हम पहले एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, ये जो हरासमेंट का इशू है इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक इशू कि अगर किसी औरत के हरासमेंट हो रही है तो इसका मतलब है शी हैज़ टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर वुमेन और सारी औरतें ही उसकी हेल्प करेंगी. दैट्स नॉट दैट. एक हदीस में आता है उनसुर अखाका ज़ालिमा वल मज़लूमा, कि अपने भाई की मदद करो जालिम हो और मजलूम हो तब भी. तो सहाबा ने पूछा मजलूम का तो समझ में आता है कि मजलूम की हेल्प की जा सकती है, जालिम की कैसे करें? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन कि जालिम की ऐसे करोगे कि तुम उसको जुल्म से रोको. सो इफ अ मेल और रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम होता हुआ देखते हैं देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप भी उसमें कुछ पार्ट प्ले करेंगे ताकि ये आज बुराई जो हो रही है वो स्टॉप हो. क्योंकि जब इसका अफेक्ट आएगा तो वो सिर्फ एक पर्सन से स्पेसिफिक नहीं आएगा, इट इज़ गोइंग टू हैव ए स्पिल ओवर इफेक्ट, और फिर वो कल को हो सकता है आपकी भी बारी है. सही. तो यू नो कहते हैं ना कि निप इट फ्रॉम द बड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. किसी आपके किसी कोलीग के साथ हो रहा है एंड यू सी इट. हो सकता है वो जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कभी कभी मजबूरी की वजह से भी खामोश रहते हैं या दे फियर कि अगर मैं वॉइस अपना कंसर्न वॉइस करूंगा या करूंगी तो आई मे लूज माई जॉब. देन समटाइम्स इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि वी नीड टू स्टेप इन एज वेल एंड टेक इनिशिएटिव ऑन देयर बिहाफ एज वेल. ज़रूरी नहीं है कि आप नाम लेके बताएं कि किसके साथ क्या हुआ, बट यू कैन वॉइस आउट योर कंसर्न्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज एज वेल. एक और इशू है यहाँ पे राजा भाई, एंड आई लाइक टू रेज इट आउट कि वर्क एनवायरनमेंट के साथ अपनी दीनी एजुकेशन को करना, कुरान पढ़ना. लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दिस. मे बी ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही एक एलियन सा मसला हो, बट ये कि वो काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको बाद में ये गिल्ट होता है. लॉट ऑफ पीपल कम टू एंड से कि आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू स्टडी. मेरे कि मैं क्या करूँ, काम की वजह से टाइम नहीं मिलता. स्टडी तो दूर की बात, मैं चाहता हूँ कुछ लेक्चर्स में बैठूँ, मैं बैठ के कुछ चीज़ें देखूँ. मैं थक इतना जाता हूँ, आई कम बैक एंड आई स्लीप एंड आई वेक अप एंड मैं काम के लिए जाता हूँ. what are the solutions and guidelines you can give to these people that they can actually try to cope up as much as they can with their working environment, and they can be able to satisfy their Islamic education, और उसके बारे में कोई लर्निंग का प्रोसेस अपना जारी रखें? What do you do in through your organization in this manner? वजी भाई, टाइम जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद आपके पास नहीं आएगा कि लो जी मैं आ गया, मैं आपको मिल गया, अब मुझे इस्तेमाल करो. टाइम निकालने से आता है और टाइम आपको निकालना पड़ता है. जो भी वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर आपको किसी चीज़ की भी जुस्तजू है और कोई भी चीज़ आपका पैशन है, श्योरली आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं. और वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जो भी उनका पैशन होता है वो अपने टाइम को ब्रेकअप इस तरह करते हैं कि ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरा पैशन है. हाँ, बहरहाल मैं यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन ये तो मैंने करना है, दिस इज़ माई पैशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लर्निंग द दीन योर पैशन. अगर क्या वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो येस 24 आवर्स के अंदर से ही आप टाइम निकाल सकते हैं. दूसरी बात ये कि लॉट ऑफ टाइम्स आई नो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स में, स्पेशली फिर वर्किंग फॉर लाइक मल्टीनेशनल्स एंड सो ऑन, यू नो इट्स नॉट, यानी मैं खुद भी यानी बाहर रहा, मिडल ईस्ट में भी काम करता रहा, मल्टीनेशनल के साथ भी काम करता रहा. वहाँ पे ये मतलब हमारी टॉप मैनेजमेंट जो है वो आपको कोई हेल्दी इंडिविजुअल नहीं समझती इफ़ यू आर लाइक अ कंप्लीट वर्कaholic एंड यू हैव नो सोशल लाइफ व्हाटसोएवर और नो लाइफ ऑफ योर ओन. वो अक्सर कहते हैं ना हम लोग एक दूसरे को स्लैंग में, गेट अ लाइफ.
तो वो इसलिए कहते हैं कि यानी तुम्हारी और ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मतलब यू हैव नो पास टाइम्स। और अब वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छा फील करते हैं जब उनको पता चलता है कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो वीकेंड के ऊपर कोई हेल्दी एक्टिविटी कर रहा था, एंड दे रियली इनकरेज दैट कि यू शुड पिक अप अ स्पोर्ट, यू शुड पिक अप एन एक्टिविटी। तो मैं इसी तरह से कहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स एंड वर्किंग आउट एंड ऑल दैट, आप दीनी इल्म के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, स्पेशली ऑन द वीकेंड। जो भी आपको छुट्टी मिलती है उसमें आप पढ़ सकते हैं। और अब तो इतने ऑनलाइन ऑप्शंस आ चुके हैं, देयर डिफरेंट कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड ऑनलाइन, देयर स्टफ यू कैन डाउनलोड। अच्छा, मैं खुद आपको बताऊं कि पार्ट ऑफ माय इनिशियल लर्निंग ऑफ द दीन वाज एक्चुअली ड्राइविंग टू वर्क एवरी डे। मेरा कम्यूट जो था, इट वाज एन एपिक 1 hour कम्यूट एवरी डे। Every day going to work was an hour. लेकिन that hour became a blessing for me. I am telling you, in all seriousness, I used to love driving to work. You know why? Because मेरे पास वो था किसी MP3 प्लेयर के ऊपर जो ना कंटेंट डाउनलोड किया हुआ है, कोर्सेज अपॉन कोर्सेज डाउनलोड किए होते थे, वो लगाया, एंड आई कुडंट वेट कि मैं आप सुबह जो है ना फॉर एग्जांपल उसूल हदीस पढ़ता हुआ जाऊंगा, उसूल फिक़ह पढ़ता हुआ जाऊंगा, एंड सो द लॉन्गर द जर्नी द मोर फन आई वुड हैव, बिकॉज आई वाज रियली पैशनेट अबाउट लर्निंग। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने मॉर्निंग कम्यूट में, इवनिंग कम्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह दे कैन लर्न सो मच। तो इवन इफ इट्स अ लिटिल बिट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को वही काम पसंद है जो छोटे हों लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया। That's what I was coming to. And आज इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, you can just put it on, put the auxiliary wire in your radio, and आप आराम से जो है प्लेयर के साथ जो है लेक्चर सुन सकते हैं। It's like आप किसी तरह से भी उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं if you have the passion to do so. Now this question is like for all of you and anybody जो आप लोगों से, एक तो ये इशू है कि हम वर्क लाइफ को बैलेंस करें। The idea is know your priority. आपकी प्रायोरिटी क्या है? और इसीलिए जो शेख उतमीन कहते हैं कि वी आर नॉट लाइक एनिमल्स, हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि हम बाहर निकले, खाने पीने का, रोज़ी कमा ली और आ गया, बट हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है, और वो मकसद हमें अपनी ज़िंदगी का अपनाना है। हमारी ज़िंदगी का मकसद रोज़ी कमाना नहीं, वो रोज़ी एक ज़रूरत है, बट हमारी ज़िंदगी का एक बिगर मकसद है। तो इस बिगर मकसद को बेहतर तरीके से आप लोग बयान करते हुए क्या एडवाइस देंगे लोगों के लिए कि वो इस चीज़ को क्लियर समझें, ताकि उनको लगे कि ये भाग दौड़ जो हो रही है, दिस इज़ नॉट जस्ट व्हाट इज़ मेंट टू बी एज अ मीनिंग ऑफ लाइफ, बट देयर इज़ अ मच मोर बिगर मीनिंग। हसन? नहीं, आई थिंक इट्स वो जो आप बात करें बिगर मीनिंग की, वो बहुत मैटर करता है कि एक इंसान का विजन कितना क्लियर है। ठीक है, अगर मसला है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक बच्चे की तरबियत शुरू से ही पैसे की भागदौड़ में की जाती है, तो वो बड़ा होकर भी जब वहाँ पहुँच जाता है तो उसके नज़दीक वो अपनी लाइफ का पर्पस एक्चुअली फुलफ़िल कर रहा है। उसके लाइफ का पर्पस ही है कि उसने अपने घर वालों को खाना खिलाना है। तो वो, अब आप जो बात कर रहे हैं कि दीन का वहाँ पे जो लार्जर रोल है वो कहाँ से आता है, तो उसके लिए पहले तो उसको इंस्पायर करने की ज़रूरत है क्या कि दीन का कोई लार्जर रोल भी है जो आपको समझने की ज़रूरत है। जब उसको वो रोल समझ आएगा और वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वाक़ईतन आई नीड टू वर्क ऑन समथिंग, तो तब उसकी जो जॉब है एक्चुअली वो इट विल सर्व एज अ मीन्स फॉर हिम टू सर्व दैट पर्पस, चाहे वो किस भी फॉर्म में हो। अगर वो कहते कोई दीनी काम के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अगर वो कोई ह्यूमैनिटेरियन काम के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, क्योंकि सारे दीन के डिफरेंट फैसेट्स हैं, तो वो फिर उस तरफ अपना कहते, अगर वो वेल्थ कंट्रीब्यूट कर सकता है वेल्थ कंट्रीब्यूट करेगा, अगर अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर सकता है टाइम कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो अपनी जो भी उसका एडिशनल टाइम बच रहा है उसको वहाँ डेडिकेट करेगा। तो आई थिंक दैट इज़ वन वे इन विच कहते दैट लार्जर गोल कैन बी अचीव्ड। जैसे हसन ने कहा कि आप किसी भी तरह से अपने उस लार्जर गोल को एक्वायर कर सकते हैं। द आइडिया इज़, क्या आप पैशनेट हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, जिस तरह से आप पैसे चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या आप उस बिगर मीनिंग को चाहते हैं या नहीं चाहते? हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द यूथ डायलॉग, जहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट हो, वर्क लाइफ एनवायरनमेंट में किस तरह से एक मुसलमान के लिए इशू आता है और किसी भी मॉरल इंडिविजुअल को इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल काम में जाता है, उसका मकसद रोज़ी कमाना है, एक इज़्ज़तदार रोज़ी कमाते हुए अपने दीन के ऊपर फॉलो करना है,
उन चैलेंजेस को फेस करते वो किस तरह से अपने असल बड़े मकसद को एक्वायर कर सकता है। आप किस तरह से उनको गाइडलाइंस देंगे कि अपनी ज़िंदगी में ये स्टेप्स अपनाएं और किस तरह से उस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्वायर कर सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट हो। देखें, एक चीज़ जो आई थिंक अ पर्सन शुड मेक देमसेल्व्स वेरी क्लियर अबाउट इज़ कि ईमान जब आता है ना तो उसके साथ टेस्ट्स भी आते हैं। दिस इज़ अननेसेसिटी। अल्लाह ताला ने कुरान में भी कह दिया अहसिबन नास व युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि वो बस उन्होंने गुमान कर लिया कि वो कह देंगे हम ईमान लाए और टेस्ट नहीं होगा। बल्कि हदीस में तो आता है अशद्दुल बला, कि टेस्ट के एतबार से सबसे ज़्यादा तो प्रॉफिट्स होते थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम ईमान लाएँ तो इस तरह के टेस्ट तो आएंगे। व्हाट वी नीड टू डू, जो आप कह रहे हैं सारे बैलेंस की उसमें, एंड व्हाट वन एलिमेंट इज़ मिसिंग इज़ आवर कनेक्शन विद अल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें कहीं पे भी ये नहीं कहा कि अगर तुम मजबूर भी हो या वॉट एवर हो, आई डोंट केयर, यू हैव टू डू। अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पे लीवेज निकाले हैं कि इकराह की सूरत में आप मजबूर हो जाएं तो बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन उसको भी अपने साथ साथ एक बैलेंस करना होता है। जैसे एक हदीस में है कि नेकी वो है जिस पे तुम्हारा दिल मुतमईन हो और बुराई वो है जो तुम्हारे दिल में खटका डाले। आप वर्क लाइफ में हो या आप होम लाइफ में हो, आपका दिल मुतमईन है एंड इफ़ यू फील दैट यू आर एंड यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि दिस इज़ समथिंग जिससे अल्लाह ताला खुश हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह दैट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट वे। लेकिन जहाँ पे भी आपके दिल में थोड़ा सा खटका आ जाता है, देन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला, यू नो, दिस इज़ समवेयर दैट आई एम फेसिंग अ डिफिकल्टी, प्लीज़ मेक इट ईजियर फॉर मी। सो माई लास्ट कंक्लूडिंग कॉमेंट्स वुड बी कि इट मैटर्स अ लॉट एज वेल कि आप अपने आप को किस तरह कैरी करें, आप अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे करें सामने वाला। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डू फील कि हमारी सोसाइटी इतनी एम्पैथेटिक एंड केयरिंग है, वो आपकी लिमिटेशंस को या आप जिस तरह अपनी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, एंड देन दे नो कि हमारी क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए। जी राजा भाई, योर points about work-life balance and how a practicing Muslim can actually work in that environment in a better way and be able to balance his life and face those challenges. वैसे भाई, जिस तरह हमारी अभी डिस्कशन का कोर्स चल रहा है, हम लोग इसी टॉपिक को अब हम लोग कंक्लूड करना चाह रहे हैं इसी बात पे कि हमारा जो हायर पर्पस है उसका क्या लिंक बन रहा है हमारे जो जॉब है और वर्क एनवायरनमेंट और वर्क स्पेस उसके साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, दैट आई हैव नॉट क्रिएटेड जिन एंड मैन फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट दैट दे शुड वर्शिप मी, या कोट ऑन कोट में कहता हूँ इंस्लेव देमसेल्व्स टू मी। यानी वर्शिप इज़ नॉट जस्ट नमाज रोज़ा वगैरह, बल्कि वर्शिप इज़ समथिंग दैट यू डू 24/7 365। यानी वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका रिज़्क कमाना भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि यानी अगर तुम रिज़्क कमाते हो इस नीयत के साथ कि मैं अपने माँ बाप को फीड करना चाहता हूँ तो ये भी इबादत है। अगर आप इस नीयत से रिस्क कमाते हैं कि मैं अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को पालना चाहता हूँ बिकॉज मैं कवाम हूँ घर का और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी इबादत है। और अगर तुम इसलिए रिस्क कमाते हो कि सिर्फ मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ और मैं फ़क्र फाके में ना चला जाऊँ, तो ये भी एक्ट ऑफ वर्शिप है। लेकिन ये तब होगी जब हम हलाल रिस्क कमाएंगे, हराम की तरफ नहीं जाएंगे। सो एक और जगह पे यानी हदीस में आता है कि यानी रिस्क विल चेस यू लाइक ग्रेटर देन डेथ विल चेस यू, यानी तुम्हारा रिस्क तुम्हें मिल के रहेगा। ये तो कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हारा रिस्क डिटरमिन किया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें दे के ही रहेंगे और तुम जितने तुम्हारे किस्मत में नवाले थे वो खा के ही मरोगे, उससे पहले नहीं मरोगे। सो अब चूंकि रिस्क डिटरमिन्ड है, हमने सिर्फ इतनी मेहनत करनी है या इतना तकल्लुफ़ करना होगा कि आप कम अज़ कम एक हलाल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लें। जो रिस्क आपकी किस्मत में था वो आपको इंशाल्लाह मिलेगा, उसको 2 नंबरी के साथ, हराम तरीके के साथ, अंडर द टेबल डीलिंग्स के साथ, किसी और गलत तरीके के साथ हासिल करने की कोशिश ना करें। जो आपको मिलना था वो ज़रूर मिलेगा। आप ये कोशिश करें कि अल्लाह को मैं कैसे राज़ी कर सकता हूँ, बिकॉज ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, इवन इफ़ इस दुनिया में आपको $1 ट्रिलियन भी मिल जाए और आखिरत में कुछ ना मिले, तो ये कोई सक्सेसफुल बंदा नहीं है। लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह में दुनिया में भी खैर दे, आखिरत में भी खैर दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, दैन दिस इज़ द बेस्ट पाथ टू फॉलो इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कहा भी कि मेरा जो ज़मीन पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमत रखी उसका फ़ज़ल तलाश करो। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि इंसान अच्छी रोज़ी देखे, उसमें क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों से फ़ायदा उठाए, बट अपने असल मकसद को ना भूले। जी हसन, वी नीड योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा जिस पर हम अभी तक बात नहीं कर सके, क्योंकि हम लाइफ बैलेंस की भी बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ा इशू जो है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जब वो काम पे जाते हैं, वो खाना है कि वो क्या खाते हैं। क्योंकि जो लोग घर से ख़ासतौर पे खाना नहीं लाते उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि कोई भी होटल से या कहीं से भी खाना मंगाए खा लें,
एंड आई हैव सीन अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि मेरा जो जॉब रोल है उसके अंदर काफ़ी सारे कॉर्पोरेशंस के साथ चलते मिलना जुलना, उनके ऑफिस देखना के अंदर क्या चल रहा है, वो उसका पार्ट है। तो आई सी के अक्सर लोगों के खानों के अंदर जो है ना, खाना कम होता है, तेल ज़्यादा होता है। और ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर अच्छा नहीं खाते और आप इस टाइप की चीज़ें खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, तेल से भरी हुई हो, जिसको हम अनहेल्दी बोलते हैं जनरली स्पीकिंग, इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ, इट विल इम्पैक्ट योर प्रोडक्टिविटी, इट विल इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू प्रे इवन। क्योंकि आप वो खाने के बाद जो अगर समझते हैं कि आप नमाज़ के लिए खड़े हो सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो आप ना नमाज़ पढ़ सकेंगे, आपको पूरा दिन नींद आती रहेगी, तो फिर तो हम वो बातें ही ना करें ना कि आप काम के बाद कोई एडिशनल कुछ करें। तो इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह ऑर्गेनाइजेशंस इसमें रोल प्ले कर सकती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर खाने की तरफ पुश करें, क्योंकि देर आर सम हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स कमिंग अप विच आर अफोर्डेबल एज वेल। और उसको कुछ ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडाइज करने की तरफ भी काम कर रही हैं कि ठीक है हाफ स्पेशली अब जैसे रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, तो लोग इसमें रोज़ा रखने में एक चैलेंज फील करते हैं, किस तरह से बैलेंस करें रमज़ान में इबादत को, तरावी के लिए किस तरह से खड़े हो। पूरे वक्त अगर अपने आप को ओवरली अगर अपने आप को थका देंगे तो जब तरावी के लिए खड़े होंगे, नमाज के लिए खड़े होंगे तो दिमाग कहाँ होगा। अक्सर लोग खड़े नहीं हो पाते क्योंकि इफ्तारी इतनी हैवी होती है कि उसके बाद उनको सिर्फ नींद याद आ रही होती है। पकोड़े इतने सारे खाएंगे तो क्या होगा। तो वी नीड टू बी एबल टू हैव दैट चैलेंज कि अपने हम ज़िंदगी में उस चीज़ को देखें कि रमज़ान इज़ अ टाइम वेयर मैं अपनी डाइट बेहतर करूं और अपनी बॉडी को एक फ्रेश स्टार्ट दूं एंड बी एबल टू एक्वायर अ न्यू स्टाइल इन माई लाइफ। बिल्कुल, इन बातों में पाकिस्तानी को हम हंस रही होगी। सही बात है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा बड़ी डील्स जो खाने की लगती हैं वो रमज़ान में ऑल यू कैन ईट डील। मतलब ये तो बिल्कुल ही रमज़ान स्पिरिट के खिलाफ है। मतलब कि जो ना कि आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आपको खाने से रोकने के लिए मकसद असल में ये है कि आप अपनी स्पिरिट की तरफ ध्यान दें, रादर देन कि रमज़ान इटसेल्फ खाने का एक बहुत बड़ा एक फीस्ट बन जाए कि जना कि आपके पास कि ऑल यू कैन ईट डील और जो खाना खाएं और लोग जा रहे हैं लगे हुए हैं और फिर बोल रहे हैं कि खाली भूख से तो नहीं रोकना, बट द पॉइंट हमें सीखना है कि और लोग गुस्से में आ जाते हैं, रोड पे लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। हम अपने काम पे वो लोग बहाने बनाते हैं, रोज़ा है मेरा, काम ज़्यादा नहीं कर सकता। सहाबा यूज्ड टू गेट मोर एनर्जेटिक, वो किसी को बताते भी नहीं थे कि लगे कि मेरा रोज़ा है। तो वी नीड टू बी एबल टू बैलेंस इन अ मैनर कि हम लोगों के सामने ये एक्सक्यूज़ ना पेश करें कि अच्छा रोज़ा है तो हम जो है बिल्कुल ही थक गए हैं या हम बिल्कुल ही जो है काम करने के लायक नहीं, बल्कि हमें अपनी इबादत के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना है। जी नाज़रीन, और यही हमारे को समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। हम सिर्फ दुनिया में अपने बिल्स पे करने के लिए नहीं आए, शॉपिंग करने के लिए नहीं आए और सिर्फ कपड़े ख़रीदने के लिए नहीं आए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रोडक्टिविटी को कायम करें, अपनी ज़िंदगी में एक पर्पसफुल मीनिंग को डालें कि किस तरह से आप एक बड़े मकसद के लिए काम कर सकते हैं, अपनी रोज़ी भी कमा सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब होने का एक ताल्लुक़ जो है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। आपकी काम की चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए जो आपको एक बेहतर मुसलमान बनाए, एक बेहतर पाकिस्तानी बनाए और एक बेहतर इंसान बनाए। हमें चाहिए कि हम अपने ताल्लुकात अपने रिश्तेदारों के साथ उसको भी बेहतर करें, अपनी सेहत का ख्याल भी रखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो ताल्लुक़ है जो इस रमज़ान में हमें बेहतर करना है उसके ऊपर भी हम कॉन्संट्रेट करें। इस मैसेज के साथ अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।